हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की आज की जो क्लास है पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है और यह क्लास नंबर 7 है। बाकी इसकी सारी क्लासेस मैराथन क्लास भी डली है, तो जो माताएं मैंने अभी तक नहीं देखी हैं वो जाके सारी क्लासेस देख सकती हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट के नीचे सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर इस सब्जेक्ट से बात करें, आपके जो एग्जाम है उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को 55 यानी 55 नंबर के इस सब्जेक्ट पोषण एवं स्वास्थ्य क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है और साथ ही सभी जो क्वेश्चन रहेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको बाकी डिटेल भी बताया जाएगा सभी क्वेश्चन के साथ। और ये रैपिड फायर क्लास है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के जो एक एक ऑब्जेक्टिव हैं उनकी थोड़ी थोड़ी करके डिटेल आपको बताई जाएगी। और जिन माताओं बहनों को ये सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, इन सारी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा पोषण एवं स्वास्थ्य की एक फुल 500 एमसीक्यू की पीडीएफ भी है, तो वो भी आप लोग देख सकती हैं। जिन माताओं बहनों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। और जिन माताओं बहनों को क्लासेस पसंद आती हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की डेली क्लासेस लेकर आते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स को समाप्त घोषित किया गया था कब, यानी कब इसको समाप्त घोषित कर दिया पूरी तरह से, यह सारे विश्व में समाप्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1980 में ही पूरी तरह से WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर चेचक स्मॉल पॉक्स को समाप्त घोषित कर दिया है, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है अगर पूछा जाए तो जिनेवा में है इसका मुख्यालय, ठीक। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। उसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो चेचक एक तीव्र संक्रामक रोग होता है जो वेरियोला विषाणु यानी कि चेचक का जो वायरस होता है, तो वेरियोला विषाणु जो है इसकी वजह से फैलता है, ठीक है। जो आर्थोपॉक्स वायरस कुल का एक सदस्य है, या किस कुल का सदस्य है, तो आर्थोपॉक्स वायरस कुल का एक सदस्य होता है, ठीक है, वेरियोला विषाणु। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है कि उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई को डैश डैश के रूप में जाना जाता है और यह दीर्घकालिक या आवर्तक अल्प पोषण का परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी कि सामान्य से कम वजन, ठीक है। इसे सामान्य से कम वजन के अंतर्गत देखा जाता है। फिर अगर इसमें आगे बात करें, अल्पोषण 4 रूपों में प्रकट होता है। अल्पोषण जो है वो 4 रूपों में प्रकट होता है। अपव्ययन यानी कि वेस्टिंग हो गया, वृद्धिरोध यानी कि स्टंटिंग हो गया, कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। अल्प पोषण को इन 4 रूपों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अपव्ययन को वेस्टिंग बोलते हैं और वृद्धिरोध को स्टंटिंग, ठीक है, यानी आपकी वृद्धि जो है रुक जाए तो उसे स्टंटिंग बोलते हैं। ये सारे एक एक चीज आपको ध्यान रखना है और एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायबिटीज मेलिटस के विकास के लिए एक जोखिम कारक नहीं है। बाकी 3 इसमें कारक हैं, एक इसमें कारक नहीं है, उसका यही उसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विटामिन ए का अधिक सेवन जो है यह मेलिटिस के विकास के लिए एक जोखिम कारक नहीं है। बाकी सुस्त जीवन शैली, अवस्था में प्रोटीन को ऊर्जा को पोषण और शराब का अत्यधिक सेवन, ये तीनों जो है मेल्टिस के विकास के लिए जोखिम का कारक होते हैं, ठीक। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो आगे दिया गया है इसमें कि इसमें आगे बात करते हैं शुगर यानी डायबिटीज कैसे होता है। तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है अपनी बॉडी में, तो अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। ये सबसे पहला एक क्वेश्चन हो गया। फिर जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में से ग्लूकोज को रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाकर, यानी जो हमारे यहाँ जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसमें ग्लूकोज को वह रक्त प्रवाह के माध्यम से हर जगह भेजता है। और ग्लूकोज पता है आपको सभी को कि एनर्जी हमें प्रदान होती है ग्लूकोज के माध्यम से, ठीक है। तो पता होगा ग्लूकोज के माध्यम से हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान होती है और उत्पादित करने की अनुमति देता है। रक्त में सभी कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने में मदद करता है, ठीक है। जब अपनी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, कम बनता है, जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जब नहीं होता है तब फिर हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज जिसे कहते हैं। और जिनको अगर एक भी नहीं बनती, काफ़ी कम बनने लगता है, तो फिर उनको ऊपर से इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, जिनकी डायबिटीज हाई होती है, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यानी ऑक्यूपेशनल कैंसर में निम्नलिखित अंग शामिल है सिवाय एक के। इसमें एक अंग शामिल नहीं है, बाकी सारे जो है ऑक्यूपेशनल जो कैंसर है उसमें शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्तन कैंसर जो है, स्तन यह ऑक्यूपेशनल कैंसर में नहीं शामिल है। बाकी फुफ्फुस, मूत्राशय और यकृत, ये सारे जो है कैंसर ऑक्यूपेशनल कैंसर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है
उससे संक्रमित स्त्रियों में क्या खतरे की संभावना होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीवा कैंसर की संभावना होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। तो ग्रीवा कैंसर विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा कैंसर होता है। ठीक, ग्रीवा कैंसर जो है विश्व भर में सबसे बड़ा तीसरा कैंसर है। और ग्रीवा कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले दुर्दम अर्बुद ट्यूमर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ, जो गर्भाशय की ग्रीवा कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिया गया है कि वयस्क, ये वयस्क होगा, वयस्क पुनर्सन एडल्ट रेस्यूसिटेशन में छाती के संपीड़न और सांसों का अनुपात क्या होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 30:2 होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से क्या मृत्यु दर का सूचक होता है? मृत्यु दर का जो सूचक है क्या होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, अशोधित मृत्यु दर, यानी कि क्रूड डेथ रेट जो होती है, CDR। तो यह मृत्यु दर का सूचक होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वयस्कों में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम डैश डैश में होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 0, 1 और 6 महीने में। ठीक, जो वयस्कों में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम है, तो पहले स्टार्टिंग में, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने में, ये 3 शिफ्ट में टीकाकरण किया जाता है वयस्कों में। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस को मौन महामारी भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस जो बी होता है, इसे मौन महामारी भी कहा जाता है। और क्योंकि लोगों में दशकों तक बीमारी के लक्षणों का अनुभव नहीं होता है, इसलिए इसे मौन महामारी भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 दिए गए, प्रत्यावर्ती गर्भपात को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवर्तक गर्भपात के रूप में जाना जाता है। किसे? प्रत्यावर्ती गर्भपात को। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो गर्भपात जीवन क्षमता, जो गर्भपात जीवन क्षमता के चरण तक पहुंचने से पहले गर्भाशय से भ्रूण का निष्कासन है। आमतौर पर गर्भधारण के 20वें सप्ताह के निकट यह होता है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2014 में। ठीक, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात की जाए, कब शुरू किया? 2014 में शुरू किया गया। और फिर अगर डेट की बात की जाए, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 से शुरू किए गए। कब? 7 जनवरी 2014 से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं डैश डैश में पाई जाती हैं। जो घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं हैं वह किस में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, फेफड़े में, ऑप्शन बी ग्रसिका में, ऑप्शन सी आंत में, ऑप्शन डी लार ग्रंथि में। तो जो घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं हैं वो लार ग्रंथि में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं लार ग्रंथि में पाई जाती हैं। और एपिथेलियम ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एपिथेलियम ऊतक होते हैं और साथ ही निम्न में मौजूद होते हैं? दोनों साइड ये देख लेते हैं। सरल सल्की एपिथेलियम जो कोशिकाएं हैं, ऊतक है, वो ग्रसिका और मुंह में की परत में पाए जाते हैं। स्तरी सल्की एपिथेलियम जो है त्वचा में पाई जाती है। स्तंभाकार एपिथेलियम आंत में पाई जाती है। और रोमक स्तंभाकार एपिथेलियम जो है श्वसन तंत्र यानी श्वसन तंत्र में पाई जाती है। घनाकार एपिथेलियम हमने आपको बता दिया, वृक्क नलिकाएं और लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं। और ग्रंथि एपिथेलियम जो है ग्रंथियों के आवरण में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिया गया है, एक नर्स एक गर्भवती महिला को कीगल कीगल व्यायाम है, ठीक, करना सिखाती है। महिला का कौन सा कथन इस प्रकार के अभ्यासों के उद्देश्यों को समझ को इंगित करता है? ये आपके सामने नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो व्यायाम है, व्यायाम प्रसव की तैयारी में श्रोणि सतह को मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है, जो व्यायाम करवाया जाता है तो प्रसव की तैयारी में श्रोणि सतह को मजबूत करने में मदद करता है यह व्यायाम। ठीक है, तो कीगल व्यायाम जो है योनि और मलाशय के बीच मूलाधार क्षेत्र के आसपास की पेशियों को मजबूत करता है। ठीक है, इसलिए कराया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मक्का में कमी है, यानी मक्का में किस चीज़ की कमी होती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, ट्रिप्टोफन। मक्का में किसकी कमी होती है? ट्रिप्टोफन की कमी होती है। ठीक है, इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो प्रकृति में 300 से अधिक एमिनो एसिड मौजूद हैं, यानी यहाँ प्रकृति में बाहर 300 से अधिक एमिनो एसिड जो है मौजूद हैं, लेकिन केवल 20 एमिनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं। 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन किससे बनता है? तो एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड से बनता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? और जो जनसंख्या की बात की जाए, गणना कब होती है? तो हर 10 वर्ष में की जाती है। अभी 11 के बाद नहीं हुई है, इसलिए आपसे अगर डाटा पूछा जाएगा तो 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 7.2 करोड़ थी। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी 7.2 करोड़ थी। उसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की अगर एक्यूरेट डाटा की बात करें तो 7.26 करोड़ थी। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 7,26,26,809 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या
जिसमें पुरुषों की संख्या की बात करें तो 3,76,12,306 थी, जबकि महिलाओं की संख्या की बात करें 3,50,14,503 थी। ठीक है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय औसत जो घनत्व है प्रति वर्ग वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। ये पूरे भारत का है और ये मध्य प्रदेश का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया गया है कि डिप्थीरिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन पथ को प्रभावित करता है, यह कथन गलत है। बाकी ऑप्शन ए की बात करें, डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया कारण होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, डिप्थीरिया टॉक्सिन के खिलाफ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जानने के रिस्क टेस्ट किया जाता है, होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी की बात करें, डिप्थीरिया की ऊष्मायन अवधि 2 से 5 दिनों के बीच होती है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर सही है। बाकी जो ऑप्शन सी है जो है डिप्थीरिया के संबंध में कथन जो है गलत है। ठीक, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर मुंह, नाक और गले की झिल्लियां यानी कि ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो अम्ल की पहचान कीजिए। इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, वेलिन जो है या एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ठीक, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। वेलिन को एक आवश्यक अमीनो अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि मानव शरीर इसे संश्लेषित नहीं कर सकता है। ठीक है, मानव शरीर जो है इसे संश्लेषित नहीं कर सकता है, जो वेलिन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में 100 करोड़ का टीकाकरण कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड कब पूरा किया गया था। ये आपका कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 100 करोड़ टीकाकरण टोटल कब पूरा किया गया था, कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड दोनों को मिला के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 21 अक्टूबर 2021 को कंप्लीट किया गया था 100 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि वसामय ग्रंथियां जो गैर गर्भवती अवस्था में गैर प्रमुख रहती हैं, गर्भावस्था के दौरान अतिवर्धित हो जाती हैं, यह ग्रंथि है। यह ग्रंथि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि मोंटगोमेरी ट्यूबरकल जो ग्रंथि है, यह वसामय ग्रंथि है जो गर्भवती अवस्था में गैर प्रमुख रहती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। तो गोमेरी ट्यूबरकल, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल जो वसामय यानी कि तेल ग्रंथियां हैं जो स्तनाग्र के काले क्षेत्र के आसपास छोटे सूजन के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 दिया गया कि अपुष्टि योनिशोध एट्रोफिक वैजाइनिटिस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, यानी कि अपुष्टि योनिशोध या फिर एट्रोफिक वैजाइनिटिस जो होता है इसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन की कमी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये महिलाओं में होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है हार्मोन। और एस्ट्रोजन की कमी के कारण एट्रोफिक वैजाइनिटिस जो सामान्य कारण है ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, एक डैश डैश कहलाता है या क्या कहलाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए है, गर्भ में। ठीक है, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, एक गर्भ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, गर्भ। इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि प्रसव की अवधि के बारे में और साथ ही चरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रसव पूर्व अवधि युग्मनज की बात करते हैं। क्या है, तो युग्मनज निषेचन के समय एक द्वितीयक अंडाणु के केंद्रक के साथ शुक्राणु के केंद्रक के संलग्न से उत्पन्न एकल कोशिका युग्मनज आमतौर पर डिंब वाहिनी में बनता है। ठीक है, ये आपसे अगर युग्मनज के बारे में पूछा जाए तो युग्मनज के बारे में हो गया, युग्मनज क्या होता है। और ये प्रोसेस भी है, प्रसव जो प्रसव पूर्व अवधि के बारे में प्रोसेस, सबसे पहले युग्मनज बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरुला होता है। फिर क्या होता है युग्मनज के बाद मेरुला, इसमें लगभग 16 कोशिकाओं की एक ठोस गेंद जिसे ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमेयर्स कहा जाता है, युग्मनज की तारों के माध्यम से निर्मित होता है। ठीक, फिर अगला है ब्लास्टोसिस्ट। तो एक सतह परत और एक आंतरिक कोशिका द्रव्यमान वाली कोशिकाओं का बाल मेरुला गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद निर्मित द्रव बाल में प्रवेश करता है और कुछ कोशिकाओं से एक गुहिका बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर भ्रूण का। फिर अब आता है चौथा नंबर जो है भ्रूण बनता है, और यह निषेचन के दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह के अंत तक सभी विकासात्मक चरणों को संदर्भित करता है। भ्रूण की अवधि के दौरान सभी प्रमुख शरीर संरचनाएं बनने लगती हैं। ठीक, उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है गर्भ की। तो गर्भ 19 सप्ताह यानी कि 19वें सप्ताह से जन्म तक निषेचन के 38वें सप्ताह बाद तक सभी विकासात्मक चरणों को संदर्भित करता है। गर्भ की अवधि के दौरान समग्र विकास और संरचनात्मक विस्तार की दर नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें आगे बात के नवजात, अगला स्टेज है नवजात की। 0 से 28 दिनों के बच्चे को नवजात कहा जाता है, जिसे प्रारंभिक नवजात में विभाजित किया जा सकता है।
गर्भाशय में जीवन से बाहरी दुनिया में जीवन के लिए शारीरिक संक्रमण के लिए श्वसन के रूप में कई क्रमिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। फिर आता है लास्ट में शिशु। तो जन्म से 4 सप्ताह से 1 वर्ष तक की जो व्यक्ति है वह शिशु कहलाता है। ठीक है, शैशवावस्था के दौरान शरीर का कम वजन, शैशवावस्था के दौरान शरीर का वजन 3 गुना और ऊंचाई औसतन 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यह प्रसव पूर्व अवधि है, ये सारे जो प्रसव पूर्व जो अवधि है 7 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो ये 7 स्टेज इस प्रकार से एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हमने आपको बता दिया। तो ये आपके टॉप 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने आपको साथ में डिटेल के साथ बताया है। और जिन माताओं एवं बहनों को क्लासेस पसंद आई हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।